हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक और न्यू हॉरर मूवी लेकर आए हैं। जिस मूवी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें ब्लैक मैजिक है, विच हंटिंग है, यहाँ तक कि औजला बोर्ड भी है और इसके साथ ही साथ इसमें साइंस भी दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है 1998 में, जहां पर फादर बिलोंग एक पैरानॉर्मल केस के लिए अपनी रेगुलर जगह मैंड्री के एक बार में आते हैं और उस केस को डिस्कस करने के लिए वो अपने हैप्टा ग्रुप्स के सारे मेंबर्स का वहां पर वेट कर रहे थे। अब इसके बाद हमें सेग्रेरियो को दिखाया जाता है जो उसी ग्रुप के मेंबर है और वो तो वहीं पर जाने के लिए ही तैयार हो रही थी। अब जब वो उस मीटिंग में जाने ही लगती है कि तभी उसके लेट हस्बैंड का फोटो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसका नाम कार्लोस था। अब वो सीधे फादर बिलोन के पास ही पहुंच जाती है। अब वहाँ पर फादर बिलोन उसे पाब्लो से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि उनके ही एक फिजिशियन गिरार्डो का स्टूडेंट होता है और वो तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे जो साइंटिफिक रीजंस होते हैं, यानी कि हम कह दें कि उनके पीछे के लॉजिक को जानने में दिलचस्पी रखा करता था। अब यहाँ पर पाब्लो साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी सेग्रारियो का काफी बड़ा फैन था और वहीं टेबल पर बैठी हुई सेग्रारियो फादर को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने आफ्टर लाइफ के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैं यहाँ के लिए अपने घर से निकल रही थी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की फोटो ऊपर से नीचे गिर गई थी। वहीं हमें ये भी पता लगता है कि उसका हस्बैंड कार्लो, जो कि आफ्टर लाइफ में बिलीव रखता था, वो ये भी कहा करता था कि मेरे जाने के बाद मैं किसी कोड या फिर किसी जरिए से तुम्हें मिलने आऊंगा। और इसी वजह से यहाँ पर सेग्रारियो को लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने, यानी कि उसके हस्बैंड की स्पिरिट ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर फादर बिलोन को तो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, बल्कि वो तो उसको कह देते हैं कि तुम्हें पास्ट से निकलकर अब प्रेजेंट में जीना चाहिए। इसके बाद सेग्रारियो फादर बिलोन से उनके और मेंबर्स फैज और ग्लोरिया के बारे में पूछती है कि वो लोग कहाँ पर रह गए। इसके बाद वो फैज को कॉल लगाते हैं, जो कि अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेल रही थी, और इसके बाद वो उसे तुरंत ही डिनर पर आने के लिए कह देते हैं। अब वहीं पर वो लोग फाइल के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिसके ब्रीफ में फादर बिलोन ने बताया कि ये एक पासी के स्टोर के बारे में है, जिसमें 10 साल पहले एक वायलेंट क्राइम हुआ था और इसी एंटीक स्टोर के ओनर ने फादर को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी बताया था। और जिस टाइम वो ये सब बता रहा था तब वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन ये सारी बातें तो हैप्टा ग्रुप्स के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। और इसके बाद फादर ने उस एंटीक स्टोर के फ्लोर पर जाकर चेक भी किया था और उस टाइम पे उनके हाथ में जो पेंडुलम था वो हवा में उड़ने लगा था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का साइन होता है। अब इसी बीच हमें ग्लोरिया को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां पर वो एक आदमी के साथ डेट पर आई हुई थी। लेकिन जब उस आदमी को पता लगा कि ग्लोरिया हैप्टा ग्रुप की मेंबर है और साथ ही वो एक साइकिक भी है, तो फिर तो वो आदमी वहाँ से उठकर चला ही जाता है। अब इसके बाद ग्लोरिया काफी सैड फील कर रही थी, इसलिए वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करके मीटिंग में आने के लिए मना कर देती है। अब ग्लोरिया के मना कर देने पर उन लोगों को अपनी मीटिंग सुबह तक पोस्टपोन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फादर बिलोन को तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी और इसलिए वो तो अकेले ही उस एंटीक स्टोर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब एंटीक स्टोर में पहुँचते ही वो वहाँ की केयरटेकर से मिलते हैं, जिसके हस्बैंड की डेथ 10 साल पहले ही हो गई थी और उनका मर्डर वहीं पर ही किया गया था। और यही वजह थी कि वो वहाँ पर अपनी बेटी उसानिता के साथ रहा करती थी। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो फादर बिलोन को एंटीक स्टोर की कीज दे देती हैं, जिसके बाद फादर अकेले ही उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टोर में अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर उनको कुछ पैरानॉर्मल पावर्स फील होती हैं और तभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया और अंधेरा होते ही उनको कोई इनविजिबल फोर्स पकड़ लेती है, जिसकी वजह से फादर बिलोन वहीं पर ही बेहोश हो गए थे। अब वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग में टीवी पर उनके पुराने केसेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शो की जा रही थी और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फैज, ग्लोरिया, सेग्रारियो और साथ ही उनका फिजिसिस्ट केदार भी बैठे हुए थे। ये लोग एक कैफे में थे और वहाँ पर ये चारों इकट्ठा होने के बाद पास ही के एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर फादर बिलोन को एडमिट करवाया गया था और यहां पर उनकी हालत तो काफी नाजुक दिख रही थी। अब उनको इस हालत में देखने के बाद सेग्रारियो तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत के बाद फादर सेग्रारियो ने ही उसे संभाला था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि फादर के साथ जो भी हुआ है वो उस सारी चीजों का पता लगाएगी।
कि ऐसा क्या हुआ था जिससे फादर बिलोन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और इसके बाद वो सब अपनी कार में बैठकर एंटिक स्टोर की तरफ ही निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर केदार की जगह उनके साथ पाब्लो आया हुआ था, क्योंकि केदार तो फादर बिलोन के पास ही रुक गया था। अब कार में बैठी हुई सेग्रारियो अपने काम करने के तरीके के बारे में पाब्लो को बताती है। पहले सारे नॉर्मल फेनामिनास को देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल फेनामिना फिजिक्स के लॉस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसी जगह पर भी अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जानने वाले गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जिस सिचुएशन को वो लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब पाब्लो के पास रखी हुई केदार की एक रिपोर्ट के सहारे उन लोगों को पता लगता है कि साल 1538 में वो एंटीक स्टोर वाली जगह पूरी तरह से जल गई थी, जिसके बाद एक इटालियन ट्रेडर ने अपना घर बनाने के लिए उस जगह को खरीद लिया था और उस घर में काफी टाइम तक वो खुद भी रहा था। लेकिन साल 1989 में वहाँ पर रहने वाले एक आदमी ने एक पड़ोसी की जान ले ली थी। अब इन बातों को करते करते ही वो चारों एंटीक स्टोर पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आकर वो एंटीक स्टोर के ओनर्स एनरिक और उसकी वाइफ मॉरिशस से मिलते हैं। अब मारिशा तो इन लोगों से मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन एनरिक तो यहाँ पर थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि एनरिक को एक बीमारी है जिसका नाम एलोपेशिया एलिरेडा है और इस बीमारी में स्ट्रेस की वजह से उनके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे थे। अब वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर फैज वहाँ की केयर टेकर की बेटी उषानिता से मिलती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो केयर टेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी से आकर कोई मिले। और अब तो वो जल्दी जल्दी से उनको खाने पीने के लिए कुछ न कुछ पूछने लगती है। इसके बाद एनरिक उसे अंदर भेज देता है। फिर मरीसा उनको बताती है कि जब से वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से इनको काफी सारी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही उन लोगों को एक कैंडल स्टैंड भी दिखाई देता है जो कि एक दिन अपने आप ही जलने लगा था। अब वहाँ पर जाकर पाब्लो को तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी थी। अब इसका रीजन सेग्रारियो से बताती हैं कि स्पिरिट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के तापमान में काफी कमी दिखाई देती है। यहीं पर हमें पता लगता है कि एनरिक तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज वहाँ हो रही थी उसकी वजह से वो तो नॉर्मल भी महसूस नहीं करता था। अब यहाँ पर ये जो सारे मामले उसको बताए जा रहे थे उसके बारे में पाब्लो कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन देता ही जा रहा था। फिर एनरिक उनको बताता है कि कुछ महीने पहले काफी ज्यादा कर्ज में होने की वजह से उन्होंने इस स्टोर को बेचने के लिए साइन कर दिए थे। और अब इसके बाद सेग्रारियो उन लोगों को भरोसा दिलाती है कि यहाँ पर जो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं मैं उनकी तह तक जरूर जाऊंगी। लेकिन अचानक उन लोगों को वहाँ पर एक थोड़ी सी बदबू फील होती है, जिसके बाद मेरिसा उन्हें बताती है कि असल में एनरिक को हाइपरहेड्रोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके अंदर हद से ज्यादा स्वेटिंग होती है और इसी की वजह से आप लोगों को ये स्मेल आ रही है। अब इसके बाद ग्लोरिया तो अपना पेंडुलम निकाल लेती है और बाकी सारे लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए अपने डिवाइसेस निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर तो उन लोगों को कोई भी वेरिएशन नहीं दिखी, इसलिए ग्लोरिया वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सेग्रारियो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि फादर बिलोन को वहाँ पर कुछ न कुछ तो पैरानॉर्मल फील हुआ था। लेकिन इसी बीच मरीसा उनके पास आती है और आकर उन्हें एक अगली डॉल दिखाती है जो कि वहाँ पर अचानक से ही प्रकट हो गई थी और साथ ही सेग्रारियो भी ग्लोरिया को वहाँ पर रहने के लिए मना लेती है। अब इसके बाद सेग्रारियो ग्लोरिया से किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जानने के लिए उसके ग्लास बॉल का इस्तेमाल करने के लिए पूछती है। इसके बाद मरीसा और एनरिक उन लोगों को बताते हैं कि इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के बाद उनकी अकाउंटिंग बुक, चाबियां, मोहरे वगैरह लगातार गायब होते जा रहे हैं। अब वो बॉल निकालने के बाद ग्लोरिया अपना ध्यान लगाना शुरू करती है, जिसके बाद उन्हें साइड के ही एक रूम से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब उस कमरे में पहुंचकर उनको सीलन आई हुई एक दीवार दिखाई देती है, जिसके बाद मरीसा उन्हें बताती है कि इसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से उसने स्टोर की काफी सारी फोटोज भी रखी हुई हैं ताकि उन फोटोज से कुछ न कुछ पता लग सके। अब जब सेग्रारियो उन फोटो को लेकर कमरे से मैच करने की कोशिश करती है तब वहाँ पर काफी सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। साथ ही मरीसा ने उनको ये भी बताया कि फादर यहीं पर ही उनको बेहोशी की हालत में मिले थे। अब अचानक पता नहीं क्यों वहाँ का झूमर भी अपने आप ही हिलने लग जाता है और इसके बाद पाब्लो वहाँ की फ्रीक्वेंसी
चेक करता है, जिसके बाद फ्रीक्वेंसी में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही इसी स्ट्रेस की वजह से एनरिक के बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे, लेकिन पाब्लो तो इसको बिल्कुल भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फैज को अपने कैमरे में फुटेज लेते टाइम ग्लोरिया में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जिसके फौरन बाद उसके कैमरे का लेंस वहीं पर टूट जाता है। अब स्पिरिट से बात करने के लिए उन लोगों को फाइनली अपना ओइजा बोर्ड निकालना पड़ता है और वो लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ओइजा बोर्ड की मदद से वो लोग स्पिरिट का नाम जान लेते हैं, जो कि कोयमी था। जिसके बाद ग्लोरी पाब्लो को अकेले ही ओइजा बोर्ड कंट्रोल करने के लिए दे देती है। अब इसके बाद ओइजा बोर्ड का डायल अपने आप ही हिलने लगता है और यहाँ पर ग्लोरिया के बहुत ज्यादा सवाल पूछने की वजह से वो स्पिरिट तो उस डायल को तोड़ ही देती है और इसके बाद ग्लोरिया समझ जाती है कि आज तो वो अपनी डेट मिस ही कर देगी। अब इसके बाद वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से तो पाब्लो की पैंट ही गीली हो गई थी और अब तो वो स्पिरिट वहाँ की सारी खिड़कियाँ ही बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर ग्लोरी समझ जाती है कि कोयमी के अलावा यहाँ पर कोई और स्पिरिट भी है, यानी कि उसे वहाँ पर शायद और भी ज्यादा स्पिरिट होने का महसूस हो रहा था। अब उस स्पिरिट ने एनरिक के सर को पटकना शुरू कर दिया था। अब वो स्पिरिट तो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि 4 लोग भी एक साथ मिलकर उसको वश में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि सेक्रेरियो उसको लात मार कर गिरा देती है और यहीं पर ग्लोरिया भी उसको गिरते हुए झूमर से बचा लेती है और इसके बाद वहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और म्यूजिक बजने के बाद एनरिक पता नहीं क्यों अपने आप ही खड़ा हो गया था, क्योंकि वो अब भी पोसेस्ड हालत में था। लेकिन अब एनरिक के अंदर जो स्पिरिट थी वो ग्लोरिया को धमकी देती है और जिसके बाद एनरिक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब ये चारों लोग मरीसा और एनरिक को कार में बिठाकर उनके घर पर भेज देते हैं ताकि वो लोग तो कम से कम सेफ रहें। साथ ही यहाँ पर सेक्रेरियो बताती है कि आज तक ग्लोरिया ने किसी भी अनजान को ओइजा बोर्ड अकेले में इस्तेमाल करने को नहीं दिया है और वो पाब्लो को ये भी कहती है कि तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब वो पाब्लो को वहाँ से जाने के लिए भी कहती है क्योंकि उसके लिए वहाँ पर रुकना खतरनाक हो सकता था। इसके बाद वो तीनों उसी एंटीक स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा और बाकी डिवाइसेस फिट करने लग जाते हैं। इसी बीच वो ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे आखिर कोयमी किसकी स्पिरिट है। अब वो लोग ये सारी डिवाइसेस वहाँ पर फिट करने के बाद ड्रिंक करने के लिए वहाँ से निकल जाती हैं और अपने उसी रेगुलर मैंड्रिड बार में ही पहुँच गई थी और ड्रिंक करते हुए वहाँ पर एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक फ्रेडरिक नाम की लेडी आती है जो उन लोगों को थैंक्स कहने लगती है। मिसेस फ्रेडरिक एक फॉर्मर फ्लाइट अटेंडेंट थी और हेप्टा ग्रुप ने 20 साल पहले उसकी एक केस में मदद की थी, जिससे कि उसे अपनी मरी हुई बेटी को जायदाद से बेदखल करना था। अब मिसेस फ्रेडरिक के वहाँ से जाने के बाद सेक्रेरियो ग्लोरिया से लड़ने लगती है और कह रही थी कि उसने जानबूझकर ग्रुप में रहने के लिए उसके हस्बैंड की आत्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं की, जबकि वो तो कहीं और स्पिरिट से आराम से बात कर चुकी थी। साथ ही उसने वो ग्रुप तो इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपने हस्बैंड के आत्मा को ढूंढ सके। अब इन सब की बातों से हमें यहाँ पता लगता है कि ग्लोरिया ये सारा काम छोड़कर सिर्फ सिंपल फार्मासिस्ट की तरह ही अपना काम शुरू करना चाहती थी। इसके बाद सेक्रेरियो की बातों से परेशान होकर ग्लोरिया तो वहाँ से निकल ही जाती है। अब इसके बाद फैज और सेक्रेरिया उस एंटीक स्टोर से रिकॉर्डिंग्स और वो सारी डिवाइसेस लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर फैज तो कैमरा कलेक्ट करने के लिए स्टोर में अंदर चली जाती है, लेकिन सेक्रेरियो को वहाँ बालकनी में उस केयरटेकर की बेटी ओसानीता की क्लिप मिलती है, इसलिए वो जल्दी से ओसानीता को मिलने के लिए चली जाती है और जाकर केयरटेकर से दरवाजा खुलवाती है और उसको बताती है कि वो उसकी बेटी से मिलना चाहती है। लेकिन पहले तो वो केयरटेकर मना कर रही थी, लेकिन वो उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेती है। जिसके बाद ओसानीता के कमरे में पहुंचकर सेक्रेरियो देखती है कि उसके कमरे में काफी सारी डॉल्स रखी हुई थी और ओसानीता ने यहाँ पर एक काफी अजीब तरह की जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी सारी बॉडी कवर्ड हो रखी थी। अब यहाँ पर सेक्रेरियो को ओसानीता के रूम में ही उस डॉल का शरीर मिल जाता है जिसको मरीशा ने उसे दिया था। अब उस डॉल के बारे में पूछने के बाद ओसानीता उसे बताती है कि उसकी डॉल की ये हालत उसके बॉयफ्रेंड कोयमी ने की है।
जो कि हमेशा रुककर उसे हाय कहकर जरूर जाता है। अब इसके साथ ही उषानिता उसको ये भी बताती है कि जब भी उसकी मोमो से हर्ट करती है तब क्यूमी उससे मिलने के लिए आता है। और साथ ही सेग्रारियो भी वहाँ पर क्यूमी नाम के एक लड़के का पोस्टर देखती है, जिसे देखकर यहाँ सेग्रारियो को लग रहा था कि शायद क्यूमी उषानिता का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। अब यहाँ पर सेग्रारियो उषानिता की बॉडी पर काफी सारे निशान भी देखती है, जिससे सेग्रारियो को लगा कि ये क्यूमी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं और ना ही उसकी कोई इमेजिनरी थी, बल्कि ये तो कोई भयानक ही चीज थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग फैज को देखते हैं, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग्स में उषानिता को देख लेती है और साथ ही वो खिड़की से झांकती है तो उसे सेग्रारियो उषानिता के रूम में ही दिखाई दी थी। जिसके बाद वो भी फौरन से भागकर केयरटेकर के कमरे में आ जाती है और सफाई का सामान लेने के बहाने घर के अंदर भी चली जाती है। अब इसी बीच सेग्रारियो उषानिता के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन केयरटेकर को एकदम से पता लग जाता है। अब साथ ही वो फैज और सेग्रारियो पर हमला करने की कोशिश भी करती है, यहाँ तक कि वो तो अब सेग्रारियो को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम ग्लोरिया आ गई और उसने पीछे से आकर सेग्रारियो को बचा लिया। अब केयरटेकर को तो पुलिस ले जाती है और उषानिता को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है। अब वो तीनों भी वहाँ से कार में बैठकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर सेग्रारियो उनको बताती है कि क्यूमी उषानिता के फेवरेट सीरियल का ही एक कैरेक्टर था, जो कि पास ही के एक थिएटर में एक्टिंग भी किया करता था और उषानिता भी उसको देखने के लिए जाया करती थी। अब यहाँ पर ग्लोरिया ग्लास बॉल को लेने के बहाने अंदर बिल्डिंग में चली जाती है, लेकिन जब सेग्रारियो वैन में देखती है तो उसे वो ग्लास वाला बॉल वहीं पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी ग्लोरिया के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है और जिसकी वजह से उन दोनों को भी अंदर बिल्डिंग में जाना पड़ता है। अब अंदर जाकर अलमारी के पीछे उन्हें एक हॉल दिखाई देता है, जहाँ पर ग्लोरिया उसके अंदर चेयर पर बैठी हुई थी और यहाँ पर उसे तो किसी डीमन ने पोजेस ही कर लिया था, जो कि उषानिता के वहाँ से जाने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो डीमन उषानिता के साथ वहाँ पर खेला करता था। अब वो स्पिरिट वहाँ पर सारी खिड़कियों को खोल देती है, जिसके बाद उस बेसमेंट में पानी की वजह से बाढ़ आने लग जाती है और उसके बाद उन लोगों को पानी के अंदर कुछ विचेस के कंकाल दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपनी सोल को स्पिरिट को दे दिया था या फिर विचक्राफ्ट के नाम पर उनका खून कर दिया गया था। साथ ही वो इविल स्पिरिट ग्लोरिया की बॉडी में एक मोटी सी सुई चुभा कर उन्हें ये दिखाती है कि अब तो इसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। लेकिन वहीं पर फैज ग्लोरिया की स्पिरिट को फादर की याद दिलाती है, जिसकी वजह से ग्लोरिया की स्पिरिट भी फादर के पास ही पहुंच गई थी, क्योंकि फादर बिलोन की स्पिरिट को भी उस डीमन ने ही कैद कर रखा था। और यहाँ पर फादर ग्लोरिया को अपने गिफ्ट का सही इस्तेमाल करने की नसीहत देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इविल स्पिरिट सेग्रारियो को उसका पति बनकर सेड्यूस कर रही थी। अब फैज उसको वहाँ पर बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेग्रारियो तो अब उस इविल स्पिरिट की बातों में ही आ गई थी और अब मौका मिलने पर वो स्पिरिट सेग्रारियो पर हमला करने ही वाली थी कि तभी फैज उसे रोक लेती है और बार बार सेग्रारियो को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ग्लोरिया तो वहाँ दूसरी तरफ आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गई थी और अपना सर टेबल में मारने लग जाती है। लेकिन फादर उस इविल स्पिरिट को किसी तरह अपने अंदर ले लेते हैं और ग्लोरिया को बचा लेते हैं। अब ग्लोरिया की मदद से फैज सेग्रारियो के साथ उन तीनों को उस बेसमेंट से सेफली निकाल लेती है। अब केदार उन तीनों के पास आता है और बताता है कि फादर की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और इससे ही हमें यहाँ पता लगता है कि फादर ने उन तीनों को बचाने के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया। अब वहीं कैफे में केदार उन्हें बताता है कि वो स्पिरिट मैनुअल इस्त्रो नाम के प्रीस्ट की है, जिसकी चर्च पूरी तरह से जल गई थी और उसके बाद उसे एक छोटी सी चर्च में और छोटी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी विच हंट की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो पियर दे लाम्प्रे नाम के विच हंटर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, जो कि 81 औरतों को विच हंट के नाम पर मौत के घाट उतार चुका था। लेकिन अब उसके कामों का लोगों को पता लग गया था, इसलिए मैनुअल इस्त्रो को एक सीक्रेट ट्रायल में जला दिया जाता है। लेकिन मरने के बावजूद भी उसे अबिल लांकरे को पीछे छोड़ने के लिए 3 और लेडीज को मारना था और यही वजह थी कि उसने ग्रुप की तीनों लेडीज को इकट्ठा करने के लिए ग्लोरिया को पोजेस्ट किया था और इसका मतलब है कि वो यहाँ पर 79 औरतों को पहले ही मार चुका था और ये 3 औरतें लास्ट थी, जिसके बाद कि वो विच हंटर को पीछे ही छोड़ देता।
यानी कि वो तो पूरी तरह से ही इविल स्पिरिट में तब्दील हो गया था। लेकिन अब फाइनली फादर बिल्लोन की वजह से उन्होंने उस डीमन को हरा दिया था और उस डीमन का मकसद पूरा नहीं हो पाया। अब ये सारी बातें पूरी हो जाने के बाद वो लोग फादर के नाम पे चीयर्स करते हैं और उनकी आत्मा को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन सब की मदद की थी। साथ ही यहाँ पर ग्लोरिया ने भी फैसला कर लिया था कि अब वो हेप्टा ग्रुप को कभी भी नहीं छोड़ेगी। और अब इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।